जय माता दी। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। चैप्टर फोर्थ, दैट मीन्स कि एन फ्रैंक के बारे में आप सब जानते हो कि इसकी जो डायरी है वो काफ़ी फेमस है। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में उनकी डायरी का कुछ पार्ट यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा है। सो एन फ्रैंक की ही डायरी है, सो एन फ्रैंक के द्वारा ही लिखी गई है। उसने क्या लिखा है, दैट मीन्स एक ये 15-16 ईयर गर्ल की डेथ हो जाती है इतनी यंग एज में, क्योंकि ये एक जो जर्मन गर्ल है, जूइश गर्ल है, जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल होती है, जो कि डायरी लिखती है। और उसके बाद में जब नाजीज का पावर होता है जर्मनी पे, और उस टाइम पे क्या होता है कि ये लोग जो हैं इनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर और फिर वहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है एन फ्रैंक की। लेकिन इसके फादर को वो डायरी मिलती है और उसके बाद में ये पब्लिश कराई जाती है। सो इनके मरने के बाद, दैट मीन्स एन फ्रैंक के मरने के बाद में उसकी डायरी है वो काफ़ी फेमस हो जाती है, क्योंकि इसके फादर ने पब्लिश करवाई थी जब उनको ये डायरी मिली थी। और उसने वहाँ पे रहते हुए जो भी उस टाइम पे उसने फील किया था वो सब कुछ उसने अपने डायरी में लिखा था। सो हम स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड पार्ट। तो एनलिस मैरी एन फ्रैंक, 12th June 1929 to February or March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. अब इसमें एन फ्रैंक की डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हो, 12th June 1929, एंड डेथ मे बी फरवरी और मार्च 1945। ये एक जर्मन बॉर्न गर्ल थी, जूइश थी, दैट मीन्स यहूदी थी। उसने वो ये सब जो ये डायरी थी ये तब लिखी थी जब ये छुपी हुई थी अपनी फैमिली के साथ में और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ में एम्स्टर्डम में। कब? जब जर्मन में जो है जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे। ओके, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम। जो इसकी फैमिली थी वो एम्स्टर्डम मूव करती है। कब? एम्स्टर्डम after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazis occupation extended into the Netherlands. अब क्या होता है कि उसकी जो फैमिली होती है वो एम्स्टर्डम हैड मूव टू एम्स्टर्डम, दैट मीन्स कि उसकी फैमिली एम्स्टर्डम चली जाती है क्योंकि नाजीज की पावर होती है। दैट मीन्स वहाँ पे नाजीज का पूरा कब्जा हो जाता है, वो पावर में आ जाते हैं, इसलिए वो एम्स्टर्डम चले जाते हैं। ओके, क्योंकि जर्मनी में ये रह रहे होते हैं, वहाँ पे जो है नाजीज की पावर हो जाती है, दैट मीन्स कि उनका शासन हो जाता है। सो ये एम्स्टर्डम चले जाते हैं, बट वो ट्रैप्ड, लेकिन उस टाइम पे ये ट्रैप्ड हो जाते हैं और इसलिए इसको वहाँ पे बंधक या फिर आप कह सकते हो खुद को हाइड कर रखा था उसने। नॉट हम एक्चुअली ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो बंदी बने हुए थे वहाँ पे, कि वो खुद को हाइड कर रखा था उन्होंने नाजीज से। सो बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन नीदरलैंड्स में भी नाजीज जब आ गए थे, वहाँ पे भी पहुँच गए थे नीदरलैंड्स में भी, तो वो वहाँ पे क्या ट्रैप हो गए थे, दैट मीन्स वहाँ पे हाइड होकर उनको रहना पड़ रहा था। एज persecutions against Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father's Otto Frank's office building. और इस तरीके से वो जो नाजीज थे उनका पावर हो गया था, तो जीविस लोग थे उनके अगेंस्ट, जीविस लोगों के अगेंस्ट थे वो। तो जीविस जो लोग थे ना, वहाँ पे क्या हो गया था कि वो लोग छुप कर घूम रहे थे। तो उसी टाइम पे ये जो एन फ्रैंक की फैमिली है वो भी छुप गई थी। वो कब से कब तक छुपी थी? मतलब जुलाई 1942 को वो जाकर छुप गए थे। कहाँ पर छुपे थे? उनके फादर की ऑफिस में। उनके फादर का नाम है होता है ओटो फ्रैंक। ओके, उनके फादर की ऑफिस में, वो ऑफिस की बिल्डिंग में वो छुपे हुए होते हैं। इससे पहले हम इनकी जो एन फ्रैंक की जो पिक्चर है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। सो ये एन फ्रैंक की पिक्चर है। सो वो क्या कहती हैं कि ये जो फोटो है, मैं ऐसी चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसी ही दिखूं, मतलब ऐसी हैप्पी। देन आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू
हॉलीवुड, और मतलब इतनी ब्यूटीफुल मैं लगूंगी, इतने अच्छे से हमेशा स्माइलिंग फेस में इस तरीके से रहूंगी, तो मे भी मुझे कभी चांस मिल जाए हॉलीवुड में जाने का। दैट मीन्स उनको इंटरेस्ट था एक्टिंग वगैरह करने में। तो ये एन फ्रैंक ने 10 अक्टूबर 1942 को लिखा था। सो हाइड ये हुए थे 1942 में। अब हम आगे देख लेते हैं ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। अब क्या होता है कि 2 साल वो वहां पे हाइड करके रहते हैं, वो अपने फादर की ऑफिस बिल्डिंग में, और उसके बाद में वो फिर वहां से क्या होता है कि धोखा दे दिया जाता है। दैट मीन्स उनको पकड़ लिया जाता है और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। वहां पे एने जो है, इनकी जो एन फ्रैंक है, इनकी जो डेथ हो जाती है वहां पर रहते हुए बिकॉज ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन में। और उस टाइम पे इनकी डेथ होती है कि दैट मीन्स इनकी सिस्टर की जो डेथ होती है उसके थोड़े दिन बाद में ही इसकी भी डेथ हो जाती है, एन फ्रैंक की भी डेथ हो जाती है। मार्गोट फ्रैंक इनकी सिस्टर का नाम होता है। दैट मीन्स मार्गोट फ्रैंक की डेथ के बाद में इसकी डेथ हो जाती है कुछ दिनों बाद में। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो इसके फादर जो हैं अकेले सर्वाइवर थे इनकी फैमिली में। दैट मीन्स कि सब वहां पर रहते हुए कंसंट्रेशन कैंप में सबकी डेथ हो जाती है, सिर्फ इसके फादर बचते हैं। और जब ये एम्स्टर्डम वापस आते हैं, जब वॉर एंड हो जाता है, टू फाइंड दैट हर डायरी हैज बीन सेव्ड, और फिर देखते हैं कि उसकी डायरी जो है वो उन्हें मिल जाती है। और convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। दैट मीन्स द डायरी ऑफ जो एन फ्रैंक है वो द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से उसके फादर ने एक यूनिक रिकॉर्ड समझते हुए, क्योंकि उस टाइम पे उसने अपनी जो भी फीलिंग्स थी, जो भी चीजें थी, वो उस डायरी में लिखी थी, तो उनके फादर ने उसे पब्लिश करवाया इन इंग्लिश, और उस डायरी को नाम दिया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। दैट मीन्स एन फ्रैंक। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles the events of her family, her life from 12th of June 1942 until its final entry of 1st of August 1944। सो उसको ये जो डायरी जब इसने लिखी थी, ये जो डायरी थी ना, ये उसे 13th बर्थडे पे मिली थी, और उसने सारा कुछ इसमें लिखा था। क्रॉनिकल इवेंट का मतलब होता है कि मतलब 1 by 1, मतलब 12th ऑफ जून 1942 से इसने ये डायरी लिखना शुरू किया था, और 1st ऑफ अगस्त 1944 तक फाइनल एंट्री 1st ऑफ अगस्त को हुई थी। तो इस टाइम के बीच में इसने बिल्कुल ऑर्डर में इस डायरी में सब कुछ लिखा था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। सो मतलब रेड बुक्स, दैट मीन्स कि उस टाइम पे मतलब वो एक डच लैंग्वेज में उसने लिखी थी, क्योंकि वो एक जर्मन थी। डच लैंग्वेज में उसने वो लिखी थी ओरिजिनली वो डायरी। उसके बाद में बहुत सारी लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट की गई, और जैसा कि मैंने बताया फ्रॉम ऑल द ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो या डायरी, तो एन फ्रैंक की डायरी सबसे फेमस है। वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रेड बुक्स में से एक बुक है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। और मतलब जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुकी है, तो इसके ऊपर बहुत सारे फिल्म, टेलीविजन, थिएटर में मतलब शोज वगैरह ये सब कुछ इन पे बन चुका है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए नेचर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। सो यहाँ पे मतलब सारा कुछ यहाँ पे ये बताया गया है उस टाइम उनकी जो भी उसके दिमाग में चल रहा था, और ये सब कुछ बताते हैं कि उस टाइम पे क्या चल रहा था डेली लाइफ में अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, उन्होंने क्या क्या फेस किया। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और उनको जो कि वहाँ के जो लोग थे, जैसा कि जीविस लोगों के साथ में जो उन विक्टिम्स के साथ में जो भी कुछ किया गया था, सो यहाँ पे एन फ्रैंक जो है वो उस डायरी में एंट्री करती है, और उसकी वजह से वो काफ़ी जानी जाती हैं, और ये डायरी काफ़ी फेमस होती है क्योंकि उनके फादर ने द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से इसको पब्लिश करवाया था।
सो हम इसे चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर हमारा यहाँ से शुरुआत होता है, राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब यहाँ पे मी कौन है, तो सबसे पहले ये डायरी जो है वो एन फ्रैंक की होती है। ये एन फ्रैंक की डायरी से ही लिया गया है। तो यहाँ पे जो भी मी है, आई है, तो दैट मीन्स कि ये एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे एन फ्रैंक बात कर रही हैं। सो राइटिंग इन ए डायरी इज रियली स्ट्रेंज, कि मतलब मेरे लिए डायरी लिखना काफ़ी अजीब बात है, काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि मैं समवन लाइक मी, कि मे भी उन्होंने पहले कभी डायरी नहीं लिखी थी, दैट्स वाई कि वो कह रही हैं कि मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टिंग इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। अब वो क्या कह रही हैं कि मेरे लिए इसलिए स्ट्रेंज है क्योंकि एक तो मैंने कभी डायरी लिखी नहीं है पहले, दूसरा ये है कि मतलब बाद में ना तो मैं पढ़ूंगी इसे, ना कोई और पढ़ना पसंद करेगा। कि मतलब एक 13-year-old स्कूल गर्ल की डायरी पढ़ने में किसी को क्या ही इंटरेस्ट आएगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, कि लेकिन बाद में वो क्या सोचती हैं कि ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मतलब उसने भी नहीं सोचा था कि उनकी 13-year-old स्कूल गर्ल की जो डायरी है वो इतनी फेमस हो जाएगी। I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। लेकिन वो क्या कह रही हैं कि मतलब ये इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने पहले डायरी नहीं लिखी, या फिर मेरी ये जो डायरी है इसको मैं खुद भी नहीं पढ़ने जा रही हूँ, या फिर कोई और भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इसमें क्या ही इंटरेस्टिंग होगा कि एक 13-year-old गर्ल की तुम डायरी पढ़ो। लेकिन ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं इसे इसलिए लिख रही हूँ कि कम से कम मेरी इस टाइम की सबसे बड़ी नीड है। क्योंकि जो भी मेरे जहन में चल रहा है, दिमाग में जो चल रहा है, दैट मीन्स थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, का मतलब जो भी मेरे अंदर चल रहा है मैं एटलीस्ट उसे लिखने के जरिए मैं उसे निकाल सकती हूँ। दैट मीन्स कि मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों के कंपैरिजन में। I thought of this saying on one of those days when I am feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। दैट मीन्स जब नाजीज का पा बढ़ रही थी उस टाइम पे जीविस लोगों के साथ में ये जो कुछ हो रहा था, उस टाइम पे ये जो बच्ची है वो जब होती है, खुद को हाइड किया हुआ होता है इन लोगों ने। ये सोच रही है कि मतलब ये क्या कहती है कि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है इन कंपैरिजन टू पीपल। और मेरे जो उस टाइम पे मैं जो डिप्रेस्ड फील कर रही थी, घर पे बैठी रहती थी, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आता था। मतलब इस तरीके से बैठी रहती थी कि चिन को हैंड में लेके, जैसे हम बोर होते हैं तब हम बैठ जाते हैं ना, इस तरीके से पोजीशन में कि चिन को हाथ में लेकर हाथ के जस्ट ऊपर चिन अगर हम टिका कर इस तरीके से बैठते हैं, तो इस तरीके से कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अंदर रहना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, कब तक इस तरीके से हाइड होंगे। तो इस तरीके से जब पीपल के माइंड में, अगर किसी पर्सन के माइंड में इस तरीके की चीजें चलती हैं तो रियली डिप्रेस्ड होता है, और कब तक हाइड होके रहेगा। तो वो डिप्रेस्ड होती है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, uh, grandly referred to as a diary। वो कह रही है कि हाँ ठीक है, फिर मैंने ऐसे सोचा कि मैं इसको लिख लेती हूँ, और पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होती है इन कंपैरिजन टू पीपल, और इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं वैसे भी लिख देती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने सोच रखा है कि इसको कौन ही पढ़ने वाला है, इस स्टिफ्ड बैक नोटबुक को। दैट मीन्स जिस नोटबुक का टाइट सा बैक होता है, मतलब टाइट सा कवर है, जिसको हम डायरी कहते हैं, तो इसको कौन ही पढ़ेगा। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड आई प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। ये क्या कह रहे हैं कि क्या कह रही हैं कि जब तक मुझे रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता तो तब तक तो मैं एटलीस्ट अपनी जो फीलिंग्स है वो इसके साथ शेयर कर ही सकती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स नॉट अ बिग डील, नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, कि मतलब उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिससे कि वो सारी अपनी सिचुएशन शेयर कर सके, इसलिए वो डायरी में लिख देगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही जो चीज है कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, इसीलिए मैं डायरी को लिख रही हूँ, क्योंकि डायरी को मैं एज ए फ्रेंड कंसीडर कर रही हूँ। और डायरी जो चीज़ मैं, मतलब अगर मेरा कोई रियल फ्रेंड होता
सो मैं उससे अगर डिस्कस कर लेती तो मे बी मैं जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी या डिप्रेस मैं फील कर रही थी उस टाइम पे अपनी बातें शेयर कर लेती, लेकिन अब है नहीं है इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती, दैट्स वाई आई नीड डायरी. Okay, let me put in more clearly, since no one will believe that a 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. तो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब ये भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये भी बात सही है कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल जो है वो किस तरीके से इस वर्ल्ड में अकेली हो सकती है. दैट मीन्स कि उसके पास कोई भी नहीं है कि जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके. एंड आई एम नॉट. और वो कह रही है कि हाँ, जैसे बिलीव करना मुश्किल है वैसे ही मैं अकेली तो नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर. तो ये 13 ईयर की हैं तब ये बता रही हैं कि मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं और एक 16 ईयर की मेरी सिस्टर भी हैं. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और भी 30 लोग हैं क्योंकि वो जब वहां पे रह रही थी कंसंट्रेशन कैंप में और या फिर वो हाइड होके रह रही थी तो और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे. आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम. और सो मतलब कि उनके पास में और भी लोग हैं, जैसे फैमिली होती है, आंट्स हैं, गुड होम है. नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. मतलब सब कुछ देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स. सो वो कह रही हैं कि मतलब जब ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, कि मतलब अच्छा टाइम स्पेंड होता है फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन मतलब इस तरीके की जो ऑर्डनरी एवरीडे जो बातें होती हैं इस तरीके की बातें होती हैं. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. कि मतलब एवरीडे की ऑर्डनरी बातें होती हैं और कुछ शेयरिंग होती नहीं है. तो ये जो है ये मतलब ये जो चीजें हैं कि कोई इतनी करीबी, कोई इतना फ्रेंड नहीं है कि जिससे कि मैं बातें शेयर कर सकूं. और यही प्रॉब्लम है, मेन चीज यही है, इसलिए मुझे डायरी की नीड पड़ी. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट confide in each other. सो वो कह रहे हैं मे बी कि ये नहीं होता है कि सामने वाले की गलती होती है कि वो इतने आपके क्लोज नहीं है कि आप उससे सारी प्रॉब्लम शेयर कर पाओ. मे बी ये खुद की भी गलती हो सकती है कि दैट वी डोंट कन्फाइड ईच अदर. कन्फाइड का मतलब टू टेल पर्सन थिंक प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट. तो मतलब इसमें सिर्फ सामने वाले की नहीं, मे बी खुद का भी फॉल्ट होता है कि आप किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहते हो. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. और वो सारी ये सिचुएशन है अपनी बता देती हैं कि इस तरीके की चीज़ें हैं और इसी वजह से जो है कि ये चेंज नहीं हो रही हैं. दैट मीन्स मेरे पास ना फ्रेंड है और मे बी मैं नहीं चाहती हूँ किसी से पर्सनल थिंग शेयर करना. दैट मे बी दैट्स द प्रॉब्लम. और इसीलिए मुझे अब मैंने ये डायरी स्टार्ट की है. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. अब वो कह रही है कि मतलब मेरे लिए तो एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की मुझे जरूरत थी. दैट मीन्स जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकूं. तो मेरे माइंड में ये इमेज थी कि मेरा एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, ये जो डायरी है ये मेरी इमेजिनेशन में. और मैं इसके अंदर वो जॉट डाउन नहीं करूंगी जो कि लोग बाग करते हैं, हर कोई फैक्ट अपनी डायरी में डाल देते हैं और मतलब इस तरीके से डायरी लिखते हैं. मैं इस डायरी को इस तरीके से ट्रीट करूंगी जैसे मेरी फ्रेंड है, जैसे फ्रेंड से बातें करते हैं ना इस तरीके से. और मैं आज से ये जो डायरी है वो मेरी फ्रेंड है और मैं उसे किट्टी करके बुलाऊंगी. तो ये अपनी डायरी का नाम जो है वो किट्टी रखती हैं और वो चाहती हैं कि इनको दैट मीन्स डायरी में वो पर्सनल जितना भी वो उनको डिप्रेस फील कर रही हैं या माइंड में जो भी कुछ सोच रही हैं वो लिखेंगी. उनसे ऐसी बातें करेंगे, ना कि ऑर्डिनरी थिंग्स जो कि आप डे टू डे लाइफ में करते हो. Since no one would understand a word of my story to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so.
सो वो क्या कह रही हैं कि अगर मैं सीधा किटी को पूरी मतलब एकदम से उसी चीज पे आ जाऊं जो मैं आज फील कर रही हूँ, इस चीज पे ही जंप करके आ जाऊं, तो मे भी समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। इसलिए मैं ब्रीफ स्केच देने जा रही हूँ मेरी लाइफ का, कि मेरी लाइफ किस तरीके की, मतलब थोड़ा सा कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ मेरे पेरेंट्स कौन हैं, कैसे कैसे मैं बड़ी हुई, इस तरीके की जो चीजें हैं कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ स्केच दूंगी अपनी लाइफ का। मे बी कि ये मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है कि स्टार्टिंग से बताना, लेकिन फिर भी कि मतलब मैं सीधा अपनी बातों पे आ जाऊंगी। दैट मीन्स अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो और आप उससे वो चीजें शेयर करते हो कि जो उस टाइम पे आपको फील हो रही हैं, तो आप सामने वाले को तो वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या हो, कौन हो, कहाँ कैसी सिचुएशन की बात कर रहे हो। तो वो स्टार्टिंग से शुरू करती है, ब्रीफ में बताती हैं। अब वो शुरू करती हैं, वो क्या कहती हैं, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव सीन। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे फादर सबसे ज्यादा एडोरेबल हैं, एडोरेबल फादर हैं। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। दैट मीन्स कि मेरी मदर से तब तक मेरे फादर ने नहीं शादी की थी जब तक कि वो 36 के नहीं हो गए थे और उनकी मदर 25 की नहीं हो गई थी। दैट मीन्स कि जब उनकी मदर फादर की शादी हुई थी तब उसके फादर 36 के थे और उनकी मदर 25 की थी। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। वो कह रही हैं उनकी जो बड़ी सिस्टर है जो 16 ईयर ओल्ड बता रही हैं ये, वो फ्रैंकफर्ट में उनका जन्म हुआ था जो कि जर्मनी में है इन 1926। आई वॉज बोर्न ऑन 12th ऑफ जून 1929। और जो एन फ्रैंक है उनका जन्म, सो आई यहाँ पे एन फ्रैंक है कि मतलब वो बता रही है अपनी स्टोरी कि मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और मैं फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और उसके बाद में मेरे फादर जो है वो एमिग्रेटेड, दैट मीन्स कि फ्रैंकफर्ट को छोड़कर हॉलैंड चले गए इन 1933। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। यहाँ पे उनकी मदर का नाम भी आप याद रखेंगे कि उनके फादर का नाम ओटो फ्रैंक था, उनकी मदर का नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक होता है। वो भी हॉलैंड शिफ्ट हो जाती हैं इन सितंबर। ओके, सो यहाँ पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि वो पहले फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, उसके बाद में हॉलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं उसके पेरेंट्स। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू चेंज टू स्टे विद आ ग्रैंड मदर। और जिस टाइम पे इसकी मदर एंड फादर हॉलैंड शिफ्ट होते हैं उस टाइम पे जो मार्गोट, दैट मीन्स एन फ्रैंक की जो दीदी हैं, दैट मीन्स एल्डर सिस्टर हैं, वो और एन फ्रैंक दोनों ग्रैंड मदर के यहाँ पे भेज दी जाती हैं जो कि आचेन में होते हैं। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन जर्मनी, सॉरी इन फेब्रुअरी। मार्गोट जो है वो भी हॉलैंड चली जाती है बाद में दिसंबर में, और उसके बाद में फरवरी में मैं चली जाती हूँ। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो दिसंबर में गई थी और मैं फरवरी में गई थी। ऐसा लग रहा था। प्लंक डाउन का मतलब होता है कि पुट डाउन इन ए कैजुअल वे, कि इस तरीके से मुझे भेजा गया था जैसे कि मार्गोट का बर्थडे गिफ्ट हो। ओके, एज ए बर्थडे गिफ्ट मैं प्रेजेंट हो गई थी फरवरी में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोन्टेसरी नर्सरी स्कूल। और वहां पे वो रहते हुए वो मोन्टेसरी नर्सरी स्कूल में वो डाल दी गई, दैट मीन्स पढ़ाई शुरू हो गई उनकी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। वो क्या कह रही हैं कि मैं वहां पे जो कब तक रही, जब तक कि मैं 6 ईयर्स की हो गई, और उस टाइम तक जब तक कि मैं फर्स्ट फॉर्म में थी। जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है, वहां पे फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज कुपरस द हेड मिस्ट्रेस। ये क्या कह रहे हैं, जैसे मतलब फर्स्ट फॉर्म जब इन्होंने स्टार्ट किया और जब वो 6th फॉर्म में पहुंची थी तब उनकी एक टीचर थी मिसिज कुपरस, वो हेड मिस्ट्रेस थी उनकी। At the end of the year, we would both in tears as we said a heartbreaking farewell। और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उनसे काफी जुड़ाव था एन फ्रैंक का मिसिज कुपरस से। और ये मतलब जब यहाँ से ये विदा हुई, फेयरवेल हुई, तो वो काफी दुखी हुई, काफी आंसू बहाए। मतलब लास्ट में होता है ना कि आप अलग हो रहे हो, तो उस टाइम पे। सो
इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और फिर ये बता रही हैं कि गर्मियों के टाइम में 1941 में उनकी जो दादी माँ थी वो बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। और उस टाइम पे उनका जो है कि क्योंकि गर्मियों में उनका बर्थडे आता है जून में, सो उस टाइम पे फिर उनका सेलिब्रेशन कम ही हुआ था। होता है ना कि फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो लोग सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, और ये ऑब्वियस सी चीज है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और उसके बाद में ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं अब भी उनके बारे में काफी सोचती हूँ, मतलब, और मैं उन्हें अब भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट। सो दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 में जब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, वो इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स, की मतलब ग्रैंड माँ की जो कैंडल थी वो भी उनके साथ में जलाई गई, मतलब सेलिब्रेशन के टाइम में उनको याद किया गया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th of June 1942 and the solemn dedication of my diary। और अब मतलब ये ब्रीफली उन्होंने बता दिया अपनी फैमिली के बारे में, और अब वो कह रही हैं कि अब हम चारों जो ठीक है, मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन और मैं, हम ठीक, और ये जो आज की जो तारीख है 20 जून 1942 आज आ चुकी है, और ये मतलब अब जो मैं डायरी लिख रही हूँ उस वाली डेट पे पहुंच चुकी हैं। सो अब वो डायरी लिखना स्टार्ट कर रही हैं। 20 जून आ चुकी है 1942। उससे पहले कि अब तक हमने जो ये स्टोरी देखी थी, ब्रीफ में देखी थी कि एन फ्रैंक के जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, पेरेंट्स कौन है, लाइक दिस। तो सैटरडे है उस दिन 20th of June 1942, और वो लिख रही हैं डियरेस्ट किट्टी, मतलब अपनी डायरी को नाम दिया है उसने एज ए फ्रेंड किट्टी, और वो लिख रही हैं डियरेस्ट किट्टी, आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी कैप्ट बैक। अब क्या है कि पूरी क्लास जो है वो क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, कि मतलब सब काफी होता है ना कि ऐसे आवाजें आती हैं, मतलब आप डर जाते हो और कांप रहे होते हो। क्योंकि पूरी क्लास क्यों कांप रही है, इस तरीके से नर्वस क्यों हो रही है, क्योंकि जो मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कि टीचर्स ये बताएंगे कि कौन बच्चा नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा और कौन वहीं पे उसी क्लास में रह जाएगा। होता है ना कि जब हम प्रमोट होते हैं अगली क्लास में, तो होता है वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो उसी क्लास में रह जाते हैं, और कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा जो रिजल्ट डे होता है। उसी तरीके से इनके यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास की जगह पे नेक्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस तरीके से बोला जाता है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, और आधी क्लास जो है वो तो बैट लगा चुकी है। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड एस, सीएन एंड जैक्वस, who have stocked their entire holiday saving on their bet। मैं और जीएन, मतलब एन फ्रैंक कहती है मैं और जीएन जो हैं उनकी दोस्त होती हैं, वो दो जो लड़के पीछे बैठे हुए हैं उन पे हंस रहे हैं कि वो कितने मूर्ख हैं, जिनका नाम है सीएन एंड जैक्वस। जो उनके पीछे बैठे हुए हैं जो दोनों बॉयज, इन पे हंस रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने इंटायर हॉलीडे की जितनी भी सेविंग्स थी ना वो बैट में लगा चुके हैं। दैट मीन्स कि बैट लगा रहे हैं कि कौन इस क्लास में रहेगा और कौन अगली क्लास में जाएगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इस तरीके की चीजें चल रही हैं। मतलब क्लास में मॉर्निंग टू नाइट इस तरीके की बातें होती हैं आपस में स्टूडेंट्स में कि नहीं तुम पास होने वाले हो, सामने वाला कहता है नो मैं नहीं होने वाला हूँ, तुम होने वाले हो, नहीं तुम होने वाले हो, इस तरीके की बातें कि नहीं मैं नहीं होने वाला हूँ। इवन जीज प्लेडिंग ग्लेंसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और मतलब इस तरीके की जब बातें हो रही हैं तो जो उसकी फ्रेंड है जीएन, उसके ग्लैंसेस और यहाँ पे एन फ्रैंक के एंग्री आउटबर्स्ट, जो इस तरीके की जो लुक्स है ना, उनसे भी वो लोग चुप नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स कि इसी बात पे डिस्कशन चल रहा है कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा और कौन ये इसी
फॉर्म में रह जाएगा. इफ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. तो यहाँ पे एन फ्रैंक क्या कह रही हैं कि अगर मेरे से पूछा जाए तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 1/4 बच्चे तो इसी क्लास में रह जाने वाले हैं, क्योंकि होता है ना कि कुछ डमीज होते हैं, कुछ मतलब नालायक से बच्चे होते हैं जो कि मतलब पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनको वो तो इसी फॉर्म में रह जाएंगे. लेकिन टीचर्स जो होते हैं ना वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, कि मतलब हमें नहीं पता होता कि टीचर्स एट द एंड क्या करने वाले हैं. हम सोचते हैं ना कई बार हमारे जितने इतने मार्क्स आने चाहिए उतने नहीं आते हैं. और होता है सबकी लाइफ में, कई बार तो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है कि मतलब आपने बहुत ज़्यादा सोचा है और बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं. सबकी लाइफ में कभी कभार हुआ होता है. आपके साथ हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएं. आगे हम देख लेते हैं. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. लेकिन एन फ्रैंक क्या कह रही हैं कि मैं अपने लिए इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, ना ही मेरी जो और फ्रेंड्स हैं उनके लिए. बस हम कर लेंगे. दैट मीन्स कि हम इतना तो पढ़ते ही हैं कि हम नेक्स्ट फॉर्म में चले जाएं. बस मुझे किसी सब्जेक्ट से डर लगता है तो वो है मैथ्स. मतलब मैथ्स के लिए मैं श्योर नहीं हूँ. एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट. लेकिन वही बात है कि चाहे आप श्योर हो कि मैथ्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, कर क्या सकता है. बच्चे क्या करते हैं कि टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं. दैट मीन्स कि सारी चीजें आप नहीं पता कर सकते हो. आप कर सकते हो तो वो है वेट. Until then we keep telling each other not to lose heart. और तब तक हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई उम्मीद मत खो, don't lose your heart. I get along pretty well with my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. सो वो क्या कह रही हैं कि मेरे जो टीचर्स हैं उनके साथ में मतलब काफ़ी अच्छे से व्यवहार रहता है. और मेरे जो टीचर्स हैं वो 9 हैं, उसमें से 7 जो हैं वो मेल हैं और 2 हैं फीमेल हैं. मिसिज किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. सो वो क्या कह रही हैं अपने मैथ्स टीचर के बारे में कह रही हैं, मिस्टर जो कीजिंग हैं उनके बारे में बता रही हैं कि वो ओल्ड फोगे, दैट मीन्स ओल्ड फैशन पर्सन हैं. वो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं और वो मेरे से हमेशा ही परेशान रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स. और मेरे को बहुत बार वो वार्निंग दे चुके हैं कि क्लास में बातें मत करो. और जब मतलब उफ हो जाती है तो मतलब मुझे क्या होता है कि बहुत सारी वार्निंग देने के बाद में उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ. तो इसलिए मेरे को टॉपिक क्या दिया, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट पे ऐसे लिखने के लिए कहा. वो सब्जेक्ट था ए चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स मतलब जो पर्सन बहुत ज़्यादा बातें करता है. ए चैटर बॉक्स, वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट. और सोचो एक चैटर बॉक्स पे अगर आपको ऐसे लिखने के लिए बोले तो आप क्या लिखोगे उसके बारे में. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड. लेकिन मैंने सोचा कि क्या लिखूंगी चैटर बॉक्स टॉपिक पे. लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं बाद में सोचती हूँ कि इस टॉपिक के बारे में जो चिंता करनी है वो तो मैं बाद में करूंगी. I jotted down the title in my notebook and tucked it in my bag and tried to keep quiet. और मैंने मतलब वो जो टॉपिक मेरे को दिया था ऐसे लिखने के लिए चैटर बॉक्स, वो मैंने टॉपिक लिखा, उसको नोट डाउन कर लिया अपने नोटबुक में और फिर बैग में रख दी कि इसके बारे में बाद में सोचूंगी, मतलब घर जाकर लिखूंगी इस पे ऐसे. और फिर मैंने कोशिश की चुप बैठने की. दैट इवनिंग आफ्टर आई finished the rest of my homework, the note अबाउट द ऐसे कॉट माई आई. और जैसे ही मैंने उस दिन शाम को जब होमवर्क किया, अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में मेरी नज़र मतलब एकदम से मुझे ध्यान आया कि मुझे उस पे ऐसे भी लिखना है चैटर बॉक्स टॉपिक पे. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन. और मैं सोचने लगी कि यार इस टॉपिक पे मैं क्या लिखूं. दैट मीन्स कि फाउंटेन पेन को पीछे से होता है ना टिप को हम चबाते रहते हैं और सोचते रहते हैं जैसे सोचने वाली पोजीशन में. तो वो वही बता रही हैं कि मैं क्या लिखूं. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. अब क्या कह रही हैं कि कोई भी ऐसे रैम्बल ऑन का मतलब होता है टॉक ऑन राइटिंग एमलेसली फॉर लॉन्ग. मतलब चाहती तो मैं इस टॉपिक पे मतलब चैटर बॉक्स पे कुछ भी एमलेसली कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देती, जैसे होता है ना सिर्फ पेजेस भरने हैं टाइप्स. लेकिन मुझे एक ऐसी चीज चाहिए थी. कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है अ स्टेट मेड इन सच ए मैनर दैट पीपल बिलीव इट. कि मतलब मुझे तो कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट देना था ना, लेकिन कि लोगों को कि इस पे बिलीव करें कि कितनी जरूरी है बातें करना. कि मतलब मैं ऐसे ही कैसे भर देती पेजेस
चीज कि मुझे तो ये बताना था कि जब मेरे टीचर पढ़े तो उनको ऐसे लगे कि भाई जरूरी है बातें करना, तो मैं जरूरत की चीजें कर रही हूँ। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने सोचा कि भाई ऐसा क्या लिखूं कि वो कन्विंस हो जाए कि भाई हाँ मैं जो कर रही हूँ वो गलत नहीं है। और मेरे को एकदम से आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, कि मतलब मैंने 3 पेजेस लिख दिए उस पे, उस टॉपिक पे। और मिस्टर कीजिंग जो उनके मैथ्स टीचर थे वो सेटिस्फाई हो गए, उसने होमवर्क किया था। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो उसमें उसने ये भी लिखा था कि मतलब भाई इस चीज पे आर्ग्यू किया था कि भाई स्टूडेंट का ये अधिकार होता है, उसको बात करनी चाहिए। और मतलब मैं कोशिश करती हूँ अंडर कंट्रोल करने की, कि मतलब मैं ज्यादा बातें ना करूँ। वैसे तो करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं ज्यादा बातें ना करूँ इसकी मैं कोशिश करती हूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर एंड दे दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। वो क्या कह रहे हैं कि मतलब मैं खुद को रोकने की कोशिश करती हूँ ज्यादा बातें करने के लिए, लेकिन कोई क्या ही कर सकता है कि ये मेरे अंदर ये जो हैबिट है ये मेरी मदर से आई है। और कोई क्या ही कर सकता है कि मतलब इनहेरिटेड ट्रेड्स के लिए, इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब होता है क्वालिटीज, कि चाहे कैसी भी क्वालिटीज होती हैं फिजिकल मेंटल, तो दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स। कि मैंने ये जो हैबिट है ज्यादा बातें करने की मेरी मम्मी से ली है, मेरी मम्मी बहुत बातें करती है, तो ये जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं इनके साथ मैं कुछ नहीं कर सकती। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब क्या कहते हैं कि मिस्टर कीजिंग उस टॉपिक पे जो मैं लिख कर लेके गई थी उससे सेटिस्फाई तो हुई थी, दैट मीन्स गुड, अच्छे से हंसे थे, कि मतलब हंसी आई थी कि भाई उन्होंने लॉजिक्स लिखे थे उसमें। सो मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे वो हंसे। और उसके बाद में लेकिन मैंने फिर भी बातें करना कंटिन्यू रखा, इसलिए वो नेक्स्ट लेसन के टाइम पे मिस्टर कीजिंग ने मुझे एक और सेकेंड ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकोरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कांट बी करेक्टेड, यूजुअली ए बैड क्वालिटी। कि दैट मीन्स कि उन्होंने कहा कि आप ये कह सकते हो जिसे क्योर नहीं किया जा सकता है, मतलब इतना चैटर बॉक्स की मतलब वो मानते ही नहीं है। इनकोरिजिबल मतलब कि इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस टॉपिक पे फिर से उन्होंने उनके मैथ्स टीचर ने उसे ऐसे लिखने के लिए बोला। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और मैंने वो किया भी, वो होमवर्क कंप्लीट करके और मिस्टर कीजिंग को दिया, तो वो उन्होंने कंप्लेन नहीं की। बस 2 और लेसन हुए तब तक। However, during the third lesson, he had finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mr. Chatterbox. अब क्या होता है कि मतलब 2 लेसन तक, मतलब जब उन्होंने सेकंड ऐसे लिखने के लिए बोला तब 2 होल लेसन तक तो उन्होंने कुछ भी कंप्लेन नहीं किया, लेकिन थर्ड लेसन जैसे ही करवा रहे थे उस टाइम पे उन्होंने फाइनली वो कहा कि एन फ्रैंक इनफ। और तो, मतलब दैट मीन्स कि वो फिर बातें करते हुए पकड़ी गई और एज ए पनिशमेंट उनको फिर से एक ऐसे लिखने के लिए दिया थर्ड टाइम। और वो टॉपिक था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। मतलब चैटर बॉक्स पे ही उसे ऐसे लिखने के लिए मिल रहा है बार बार कुछ ना कुछ घुमा फिरा के। The class roared. I had to laugh too, though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. तो सारी जो क्लास है वो मतलब हंसने लगी, आवाज मतलब शोर होने लगा। मैं भी हंसना चाहती थी लेकिन मुझे मतलब एकदम एग्जॉस्टेड हो चुकी थी मैं। इनजेन्युइनिटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, कि मतलब और कितना लिखूं मैं चैटर बॉक्स टॉपिक पे, मतलब एकदम इनजेन्युइन की मतलब जो भी चीजें थी वो तो मैंने लिख दी। अब मैं एकदम एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ इस टॉपिक से, और मैं इतनी एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ तो मैं क्या ही लिखूं, मतलब इस टॉपिक पे बार बार वही टॉपिक दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके टीचर जो हैं मिस्टर कीजिंग और एन फ्रैंक। आगे हम देखते हैं फिर क्या होता है। जैसे उसे ये टॉपिक मिलता है, इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब हो गया था कि मतलब अब तो कुछ टाइम आ चुका था कि भाई मुझे थर्ड टाइम ये टॉपिक मिला है तो मुझे कुछ अलग से कुछ ओरिजिनल ट्राई करना पड़ेगा। माई फ्रेंड सैन हु इज गुड इन पोइट्री, कि उनकी जो फ्रेंड है इसका नाम याद रखेंगे। उनकी फ्रेंड जो है वो अच्छी होती है पोइट्री में।
उसने बोला ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि तुम पूरा जो ऐसे जो लिखो ना, जो टीचर ने लिखने के लिए बोला है, वो वर्स में लिखो, दैट मीन्स छंद में लिखो, दैट मीन्स कविता की फॉर्म में लिखो, पोम की फॉर्म में। और मेरे को एकदम खुशी से मैं जंप करने लगी, और वो मेरी हेल्प करेंगी, उसने ऐसा बोला, क्योंकि वो उसको वो पोइट्री में अच्छी हैं। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. और अब हमने डिसाइड कर लिया था कि मतलब जो हमारे टीचर हैं वो मेरे पे जोक बनाना चाहते हैं कि बार बार इतना रिडिकुलस सब्जेक्ट पे मुझे ऐसे लिखने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इस बार मतलब मैं कुछ ऐसा लिखूंगी कि वो उनका खुद का ही जोक बन जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोम लिखी, खत्म की, और वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान हु विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। उसने ऐसी पोम को, ऐसे मतलब स्टोरी को और पोम के फॉर्म में लिखा, और ये लिखा कि उसमें एक मदर डक होती है, एक फादर स्वान होता है, उनके 3 बेबीज होते हैं, बेबी डकलिंग्स होते हैं, और उस फादर स्वान ने उन तीनों बच्चों को मार मार के, मतलब कि दैट मीन्स उनको जान से मार दिया, डेथ, वो मर गए, डाई हो गए, बिकॉज कि वो इसके फादर, इसलिए उनको मार डाला उसके फादर ने, बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। सो ऑब्वियस ही चीज है कि भाई बेबी डकलिंग्स हैं तो वो क्वैक क्वैक तो करेंगे ही, लेकिन इतना ज्यादा मतलब इस तरीके की जो एंडिंग दिखाई है कि मतलब फादर ने, क्योंकि वो इतने ज्यादा क्वैक करते हैं इसलिए मार डाला। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। और अब जो मैंने इस पोम के जरिए जो मैंने बताने की कोशिश की थी, अब मिस्टर कीजिंग को वो समझ में आ गया था। ही रेड द पोम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। और इस तरीके से उन्होंने, उनको जो चीज समझ में आ गई थी कि मैं क्या कहना चाह रही थी, और उसके बाद में उन्होंने पोम को पूरी क्लास के सामने पढ़ा, और उसके बाद में अपने भी कमेंट्स ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और भी दूसरी क्लासेस में भी उन्होंने वो पोम पढ़कर सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड आई हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उस दिन के बाद में मुझे कभी भी मतलब इस तरीके से एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला, और मुझे बात करने की भी परमिशन दी गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और यहाँ तक कि मिस्टर कीजिंग मतलब इस तरीके की जो पर्सन थे, काफी सीरियस रहने वाले, अब वो भी मतलब जोक्स वगैरह और ऐसी चीजें करते हैं, मजाक वगैरह करते हैं। लास्ट में उन्होंने, जैसे कि उन्होंने डियरेस्ट किट्टी से ये डायरी स्टार्ट की थी, तो अब उन्होंने ये डायरी लिखने के बाद में 10th ऑफ जून को सॉरी जून में, और लास्ट में लिखा है उन्होंने योर्स एन, दैट मीन्स लास्ट में अपने साइन किए हैं। एक्सट्रैक्टेड, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल विद स्लाइट अडाप्टेशन। कि जैसा कि मैंने बताया कि जो डायरी ऑफ द यंग गर्ल थी, एन फ्रैंक की जो डायरी है, उसका एक पार्ट था, ये पूरी डायरी नहीं है। इसमें बहुत अच्छी जो चीजें हैं उनके साथ में जो हुई थी, जो उन्होंने शेयर की हैं, वो इसमें इस चैप्टर में दी गई है। होप आपको पसंद आया होगा। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।